Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel अखिलेश मैथ्स। चलिए वेरी फास्ट आप सभी लोग जुड़ें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक्स के सीरीज में क्लास लेक्चर होगा, जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग सीखेंगे, जैसा कि पिछले दिन भी हम लोगों ने सीखा था। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और हमें कमेंट कर बताएं कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, प्रॉपर सुन पा रहे हैं। तो जल्दी से हमें कमेंट कर बताएं, वेरी फास्ट क्विक। जो लोग जुड़ चुके हैं तो जल्दी से हमें कमेंट कर बताएं कि प्रॉपर आप सुन रहे हैं, पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कमेंट देखिए, मेरे पास यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो काम हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो क्लास रेगुलर करना है, दूसरी बात आपको हाँ या ना का जवाब देते रहना है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? तब तो हम जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है। बहुत लोग रहते हैं कि चुपचाप यूं ही ऐसे देखते रहते हैं, तो ऐसे नहीं, पढ़ना है, बताना है आपको, ठीक है? तो जुड़ चुके हैं आशीष विद्यार्थी, हेमंत राज, आयुष दुबे। आप लोग फटाफट लाइक करके शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। वेरी फास्ट लाइक करके आप लोग शेयर भी कर दें ताकि और भी जो लोग जुड़ेंगे। आज भी बहुत मजा आएगा। उम्मीद करते हैं कल का क्लास काफी आप लोग को मजा आया होगा। फीलिंग के साथ हम लोग को पढ़ना है, तभी आपको मजा आएगा। कृष्णा कुमार भी जुड़ चुके हैं, है ना? एक बार शेयर भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है? शेयर भी कर दें। राजेश कुमार संगम, गुड इवनिंग टू ऑल। शेयर करने के लिए भी हम लोग आप लोगों को 20 सेकंड का हम समय दे रहे हैं। 20 सेकंड में आप लोग जल्दी शेयर कर दें। धीरेन्द्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को कमेंट करते रहना है, सभी लोग जितने भी देख रहे हैं हाँ या ना करते रहना है जब पूछें तो, ठीक है ना? चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास का हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। पिछले क्लास में हम लोग जाना कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है। जिनका छूट गया है फर्स्ट क्लास, तो अभी लाइव के बाद आप फर्स्ट क्लास देख लेंगे, ठीक है ना? तब बहुत मजा आएगा। हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, उसमें फ्लूइड के बारे में जाना, फिर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स सब के बारे में जाने हैं फील के साथ, है ना? उसका डायमेंशन भी जाने के एग्जाम में कैसे आते हैं। हम आगे की ओर आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रेशर को कैसे फाइंड किया जाएगा, है ना? कि प्रेशर कितना है किसी पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर जानना चाहेंगे प्रेशर कितना है, कैसे हम जानेंगे। तो प्रेशर देखिए कैसे आपको निकालना है। मान ले कि एक कंटेनर है, या क्या है आपका एक कंटेनर है, ठीक है ना? इसमें आपका जो है यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक आपका भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक ना? क्या यार, फ्लूइड से भरा हुआ है। चाहे वह लिक्विड हो सकता है या तो वह क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। फ्लूइड से यह भरा हुआ है। हमको इसमें जानना है कि इस पॉइंट पर इसका प्रेशर क्या होगा। किस पॉइंट पर भाई? इस पॉइंट पर आपको बताना है कि इसका प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पर, ठीक है? यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि डेप्थ में जाने के बाद प्रेशर बढ़ता है या घटता है, या ऊपर जाने के बाद प्रेशर बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वो एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करने जा रहे हैं। मैं पंजाब से हूँ, रितेश रोशन, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए हम लोग यह जानना चाहेंगे कि प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता या घटता है, या प्रेशर को ऊपर जाने के बाद बढ़ता या घटता है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो उसको क्या करना पड़ेगा, या मान लीजिए कि इस लेवल से कितना नीचे है, या एच डेप्थ पे है, या कितना डेप्थ लिए उसको, एच डेप्थ ले लिए। तो इस पॉइंट पर हम लोग को प्रेशर काउंट करना है, प्रेशर फाइंड करना है। मान लिए तो इसको प्रेशर निकालने के लिए करना क्या है, बात ध्यान दीजिएगा। एक सिलेंडर हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है। क्या सपोज कर रहे हैं? यहाँ पर एक सिलेंडर हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ है। एक सिलेंडर मैंने सपोज कर लिया इस पॉइंट पर, ठीक है ना? क्योंकि देखिए जो भी इसमें फ्लूइड होगा वो आपका क्या है, स्थिर है, मतलब एट रेस्ट है। यह फ्लूइड जो है आपका एट रेस्ट है। किसी कंटेनर में जो फ्लूइड लिया वो रेस्ट है।
तो इसका मतलब सिलेंडर है नहीं, लेकिन हम लोग सिलेंडर को सपोज किए कि इस तरह का एक सिलेंडर है, फ्लूइड का है, हम लोग सिलेंडर बना लिए। तो यह सिलेंडर भी क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि जब यह फ्लूइड रेस्ट में है उसी फ्लूइड का हम लोगों ने यह सिलेंडर सपोज किया है, इमेजिंग किया है, तो सिलेंडर भी क्या होगा, रेस्ट में है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसका प्रेशर P है, यहाँ पर प्रेशर इसका कितना लग रहा है, यहाँ पर प्रेशर आपका P ले लिए, कितना प्रेशर ले लें, यहाँ पे P प्रेशर ले लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका प्रेशर है P नोट, क्या प्रेशर है, P नोट, और इसका एरिया, यह जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया A है, यहाँ भी इसका एरिया क्या है, A। सिलेंडर बनेगा ना भाई, यह जो सिलेंडर बन रहा है इसका एरिया या A है, और इसका भी एरिया क्या ले लिए, A ले लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने यह प्रेशर लिया है P, कितना ले लिया यहाँ पर प्रेशर P, इसी P को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात हमको यह समझाइए गौर से कि यह जहां पर प्रेशर हम लोग को निकालना है उस पॉइंट को हमने पी लिया, और यहाँ जो आपका प्रेशर लग रहा है ऊपर से, जिसको एयर प्रेशर आप बोल सकते हैं, वह आपका पी नोट लिए हैं। ठीक है ना। तो प्रेशर, तो आपको मालूम है हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, प्रेशर का फॉर्मूला आप कल क्या पढ़े थे बताइए तो प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब फोर्स जो होगा वह प्रेशर इनटू एरिया होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको ऊपर, इस सिलेंडर को बैलेंस करना है, सिलेंडर को क्या करना है, आप गौर से समझिएगा, सिलेंडर को बैलेंस करना है। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ जो आपका प्रेशर लगेगा ऊपर से, जो या प्रेशर आपका मतलब ऊपर से एक तरह का फोर्स जो लगेगा, वो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यह प्रेशर आपका यहाँ पी नोट है और एरिया कितना ए है, पी नोट इनटू ए हो गया। और नीचे से आप बोलेंगे कि यह प्रेशर इधर से यह कितना लग रहा है, तो यह आप बोलेंगे प्रेशर तो पी है ही, प्रेशर जो है यह प्रेशर आपका पी है ही, लेकिन उस प्रेशर से फोर्स कितना लग जाएगा, नीचे से आपको फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे प्रेशर पी है और एरिया कितना है, ए है। साथ ही साथ इधर से भी प्रेशर लगेगा, यह भी प्रेशर लगेगा, तो इधर से भी प्रेशर लेफ्ट से लगेगा तो राइट से भी लगेगा, तो लेफ्ट का जो प्रेशर लगा राइट के प्रेशर से वह बैलेंस हो गया, लेफ्ट से जो प्रेशर लग रहा है राइट से प्रेशर जो लग रहा है वह बैलेंस हो गया। अब बात रही इस सिलेंडर का कुछ क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा, सिलेंडर का क्या होगा, यहाँ पर इसका डेंसिटी होगा, इसका कुछ मास होगा या नहीं होगा बताइए। इसका जो मास होगा, बताइए मास बता सकते हैं कितना होगा, यहाँ से आप लोग मास बता सकते हैं कितना होगा यहाँ से, तो आप बता, चूंकि आपको मालूम है रो डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको पता चल गया मास जो होगा रो इंटू वी होगा, मास क्या होगा, रो इंटू वी होगा। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ बताइए इसका जो मास निकलेगा रो इंटू वी, रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी हो, वाटर हो ये, और उसका डेंसिटी लेंगे। ठीक है ना। चलिए मान ले वाटर ही है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसमें क्या है, वाटर ही है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए कितना होगा, तो आपका जवाब होगा जी इस वॉल्यूम का डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना लिया है ए इंटू हाइट कितना लिया है h, यह वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना। और एक आपका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगेगा, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी लगेगा, वह एक जी भी इसमें लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका मास हो गया और ये आपका क्या है, जी है, एम जी लग गया, या एम और या क्या हो गया, जी हो गया। चलिए, यहाँ से आपको यह मास पता चल गया है ना, एक तरह से यह क्या हो गया, इस सिलेंडर का आपका क्या होगा, वेट हो गया, इस सिलेंडर का क्या हो गया, वेट हो गया। अब बैलेंस भाई कैसे करेंगे, ठीक है ना, अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा तो बताइए। तो अब इसको हम लिखेंगे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रेशर लग रहा है, यह प्रेशर 8.A, प्रेशर 8.A, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, प्रेशर 8.A मतलब पीए, यह प्रेशर को बैलेंस कौन करेगा भाई, ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है पी नोट इंटू ए, एरिया है, क्योंकि एरिया यहाँ पर एरिया सेम होगा, ठीक है ना, प्लस और इसका वेट भी नीचे काम कर रहा है, वो वेट कितने के बराबर आया, यहाँ वेट निकाले हुए हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू AH इंटू जी।
बात क्लियर है ना। चलिए अब यहां से देखिए तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट, सॉरी ए कैंसिल आउट हो गया और यहां से आपको एक फॉर्मूला निकल गया P इक्वल P नॉट प्लस रो एच जी, जहां रो क्या है, यह डेंसिटी है जो यह कांस्टेंट होगा, है ना, यह आपका डेंसिटी या जो आपका कांस्टेंट होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया, पी नोट हो गया क्या, जो आपका एयर प्रेशर होगा वह पी नोट हो गया, रो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, या जो भी उसमें होगा फ्लूइड उसका हो गया डेंसिटी, या अभी फिलहाल वाटर ले तो वाटर का हो गया, एच क्या होगा, हाइट जो डेप्थ को बता रहा है, एच डेप्थ को बता रहा है, और जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है, जो कि वेट में वह काम आता है। तो इससे आपको यह पता चल रहा है कि जितना डेप्थ में जाएंगे एच जितना ज्यादा होगा, एच जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर उसका क्या होगा, बढ़ेगा। हम इस पी पॉइंट पर हम लोगों ने निकाला, कहां पर निकाला, अभी इस पी पॉइंट पर हमने लोगों ने निकाला, तो यह पी पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर निकला प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर हम लोगों ने पी लिया था, वही प्रेशर आपका कितना निकल गया, पी नोट हो गया, या एयर प्रेशर होगा, प्लस रो हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और एच हो गया डेप्थ, और जी हो गया आपका क्या हुआ, ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इससे आपको यह पता चल गया कि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना एक्सेलरेशन, उतना ही उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना हम ऊपर जाएंगे, इस ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होते डिक्रीज होते चला जाएगा, ग्राउंड लेवल से जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया, तो एक बार हमें कमेंट करके बताइए। इतना बात यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, एक बार शेयर भी कर दें, ठीक है ना। रितेश रोशन बोल रहे हैं, सर आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, मैं भागलपुर से हूँ, ठीक है, फ्रॉम बिहार, अच्छे से पढ़िए। सर बिहार से हैं, भागलपुर से, बता भी दे, वेरी गुड। सबको समझ में आया, समझ में आ गया तो जल्दी से हमें कमेंट कर बताएं, वेरी फास्ट। समझ में यदि आ गया तो जल्दी से हमें कमेंट कर बताएं, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को कोई कष्ट की बात नहीं होनी चाहिए, सब कुछ के लिए एस या ना, हाँ या ना, जो समझ में आ जाए तो आपको हाँ मतलब ए या ना का जवाब देते रहना है, या ना आपको करते रहना, ऐसा नहीं कि सो जाना है, ठीक है ना। चलिए अमृता यादव अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, हम उस चीज को लिख रहे हैं यहाँ पर, रिमार्क, यहाँ पर हम रिमार्क लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या हो गया कि प्रेशर इंक्रीज करेगा विथ डेप्थ, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। ये तो क्लियर हो गया कि यह जितना डेप्थ नीचे जाएगा, या एच जितना नीचे आप जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, उतना ही प्रेशर क्या होगा, क्योंकि यह जुट रहा है ना, एच क्या है, जुट रहा है, रो आपका कांस्टेंट रहेगा, जी का भी मान वेरी करता है, तो एच जितना आप ज्यादा लेंगे एच का मान, उतना ही पी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। लिख दिए प्रेशर इंक्रीज करेगा विथ डेप्थ, ठीक है ना। अब बताइए दूसरा पॉइंट, सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, क्या लिखे हैं भाई, हर बात को समझते जाइएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, हर बात समझते जाना है। क्या लिखे हैं, सेम लिक्विड आपका सेम है, ठीक है ना, सेम लेवल भी आपका क्या है, सेम है, या सेम फ्लूइड यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ आपका सेम फ्लूइड लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सेम फ्लूइड सेम लेवल, तो प्रेशर भी वहां पर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, प्रेशर is independent
किससे इंडिपेंडेंट होगा बता सकते हैं? प्रेशर जो होगा किससे इंडिपेंडेंट होगा? कोई चेट करके हमको बताएंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रेशर जो होगा किससे इंडिपेंडेंट होगा बता सकते हैं? ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब कंटेनर के शेप से प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। प्रेशर जो होगा, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप से कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? कंटेनर यहां लिखे हैं, कंटेनर, ठीक है ना? कहने का मतलब यह एक पैराडॉक्स भी है, यह आपका पैराडॉक्स भी है, यह विरोधाभास भी है। बहुत सारे पहले साइंटिस्ट मैथमेटिशियन लोग जो है इसमें इसको बहुत दिन कंफ्यूजन में रहा कि भाई बर्तन का या कंटेनर का शेप बदलने के बाद प्रेशर में कोई प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कंटेनर का शेप चेंज करने के बाद प्रेशर क्यों कांस्टेंट रहता है। बहुत दिन यह पैराडॉक्स रहा, फिर लोगों ने मान लिया कि नहीं सही है कि प्रेशर उतना भी हम जाना नहीं चाह रहे हैं उस चीज में, उतना प्रैक्टिकली दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आगे भी थोड़ा धीरे बढ़ते जाना है हम लोगों को, तो फिर लोगों ने माना कि नहीं सही है कि प्रेशर जो है वह कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, वह इंडिपेंडेंट है ऑफ द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलें। अब हम बात इसमें करते हैं, इसका कहने का मतलब समझा रहे हैं, सेम फ्लूइड, सेम लेवल और सेम प्रेशर, ये तो हम लोग जान लिए, इस चीज को हम लोगों ने जान लिया। अब इसको हम फिगर से बता रहे हैं कि सेम लेवल, सेम फ्लूइड और उसमें प्रेशर क्या होगा, सेम कैसे हो रहा है। देखिएगा, समझिएगा यहां से फिगर से। जैसे मान लिया हम ऐसा कंटेनर ले लें, ठीक है ना? चलिए यह पॉइंट ए ले लिए, ठीक है? इसमें यह भरा हुआ है, आपका फ्लूइड जो है वह वाटर हो, एयर हो, जो भी है भरा हुआ है, ठीक है? ऐसा हो सकता है, या तो मान लिया जाए आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? बी ऐसा भी हो सकता है, या तो आपका मान लिया जाए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? या हम सी ले लिए, या मान लिया ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? या डी ले लिए। तो इसमें जो प्रेशर होगा, यदि यहाँ प्रेशर आपका पी है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, पी ही होगा। यहाँ पर भी प्रेशर क्या है, पी ही होगा, और यहाँ पर भी प्रेशर क्या है, पी होगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? यह प्रेशर जो होगा चूंकि क्या है, सेम लेवल तक लिए हुए हैं, है ना? सेम लेवल तक लिए हैं, लेकिन कंटेनर का शेप डिफरेंट प्रकार का है, कंटेनर का शेप डिफरेंट है, उसके बावजूद भी प्रेशर जो होगा वह क्या होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद और जो एक पॉइंट अभी लिखा है कि सेम लेवल पर हर पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वह सेम होगा। जैसे मान लिया जाए हम इस तरह का कंटेनर ले रहे हैं, हम इस तरह का कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है ना? एक इसमें छोटा बना लेते हैं और एक या बड़ा बना लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसमें दो कंटेनर को हमने मिलाया, कितना कंटेनर को मिलाया है, दो कंटेनर हमने मिला दिया। एक इधर जो है जिसका कि मान लीजिए कि यह जो रेडियस होगा कम होगा, है ना? यह जो नली देख रहे हैं इसका रेडियस कम होगा, लेवल इसका रेडियस इधर ज्यादा है। इसमें यदि आपका वाटर मान लिया फ्लूइड कुछ भरा हुआ है ना? अब इस पर आप लोग बताइएगा गौर करके, है ना? तो इसमें भी क्या होगा, यदि इस लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो यहाँ जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर यहाँ पर भी होगा,
ठीक है ना। यदि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इस पॉइंट पर होगा। इस लेवल, दोनों का लेवल सेम है, इस लेवल पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर होगा। इसी वजह से आप देखते होंगे यदि हम इसमें कुछ लिक्विड डालेंगे या फ्लूइड हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर यह सेम है ना। तो यहाँ इधर ज्यादा लिक्विड था, ज्यादा फ्लूइड इधर है, तो इसको क्या करता है कि इस प्रेशर से ऊपर तो नहीं बाहर निकल जाएगा, कभी बाहर निकलता है क्या। आप यदि इसमें कुछ डालेंगे, फ्लूइड इसमें डालेंगे, मान लो वाटर ही आपने डाल दिया, वाटर डालेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि इधर ज्यादा वाटर है तो इधर से आपका वाटर बाहर निकल जाएगा, क्या इधर पानी निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। वह सेम लेवल पर चला जाता है, वह कहाँ जाएगा, सेम लेवल पर। ऐसा नहीं होगा कि इधर ज्यादा डाल देंगे तो इधर से बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका प्रेशर इक्वल रहने के बावजूद प्रेशर यहाँ पर बराबर है, तो यह प्रेशर ऐसा नहीं होगा कि यह प्रेशर बराबर है तो यह इतना को बैलेंस करके रखा है तो यह इधर बाहर नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो हर पॉइंट पर यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। इसी पर एक पास्कल ने एक अपना स्टेटमेंट दिए थे, है ना। हाइड्रोलिक जो होता है पास्कल के स्टेटमेंट पे ही चलता है ना। हाइड्रोलिक के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोलिक के बारे में आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। हाइड्रोलिक में क्या होता है, आकाश दास का, ठीक है ना। देखिए क्या होता है हाइड्रोलिक का, क्या कंसेप्ट आप लोग को मालूम है। यदि आप लोग से बोले हाइड्रोलिक के बारे में तो बताइए हाइड्रोलिक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है हाइड्रोलिक को। पास्कल्स का रूल आप लोग जानते होंगे। पास्कल्स लॉ, देखिए कैसे इसको हाइड्रोलिक को कंट्रोल किया जाता है, समझिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए यह हम लेवल सेम लिए हैं, यह लेवल आपका सेम है। यहां पर मान लीजिए इसका एरिया ए है और यहाँ जो यह देख रहे हैं इसका एरिया A1 कर लीजिए और इसका एरिया मान लेते हैं क्या, A2। इसका एरिया कितना मान रहे हैं, A2। बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं, या जो फोर्स आप लगा रहे हैं F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बहुत बड़ा सा मान लिया आप कोई गाड़ी रखे हुए हैं, है ना। कोई क्या है, गाड़ी रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा गाड़ी रखा हुआ है। इस गाड़ी का बहुत सारा वेट होगा, है ना। इसका क्या होगा, वेट होगा। इसका वेट होगा मान लिए मास इनटू जी, mg इसका वेट हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है यहाँ कितना हम फोर्स लगाएंगे ताकि इसको हम रोक पाए। इसका वजन बहुत ज्यादा है, इस गाड़ी का वजन काफी ज्यादा है ना। इसको थोड़ा हम शॉर्ट में बताना आप लोग को चाह रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए। यह गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है, इसको कम फोर्स से हम कैसे उसको बैलेंस कर पाएंगे इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कम फोर्स लगा के भी इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा वह पास्कल्स लॉ से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स आपका निकलेगा प्रेशर इनटू एरिया, निकलता है ना, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब बताइए यहां पर जो अभी हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा कि यहां जो प्रेशर होगा या प्रेशर जो यहां पर होगा या P1, वही प्रेशर आपका यहां पर होगा P2। मतलब P1 इक्वल क्या करना होगा, P2। बस मैंने ना P1 और P2 को बराबर करना होगा। P कहां से निकलेगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। बताइए तो P1 हम लोग को इधर ले रहे हैं ना, P1 इसको ले रहे हैं। चलिए इधर हम लोग P1 इस पर फोर्स उल्टा लिख दिया, नहीं रुकिए यहाँ A2 लिए हैं तो यहाँ पर आप P2 कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर देंगे P2 और इसको कर लेंगे P1। बात क्लियर है ना। बताइए P1 के बारे में आप बता सकते हैं, फोर्स, तो फोर्स यहां लग रहा है mg अपॉन एरिया, यहां पर एरिया या कितना लिए हैं A1, इधर हो गया P2
P2 आपका है ना, P2 के बारे में बोला जाएगा फोर्स लग रहा है F और एरिया कितना है A2। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ जो यह F लगेगा फोर्स वह कितना लगेगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फोर्स यहाँ से लग रहा है, कितना लग रहा है, mg इंटू A2 अपॉन A1। A2 mg, देखिए F जो निकलेगा mg इंटू A2 अपॉन A1। यहाँ से आपको पता चल गया जितना A1 ज्यादा होगा, यह एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। बात समझिएगा ध्यान से। यह एरिया जितना आपका ज्यादा होगा उतना ही आपको यहाँ पर क्या होगा, कम, क्योंकि डिनोमिनेटर का एलिमेंट जितना हम ज्यादा कर देंगे उतने यहाँ फोर्स आपको क्या होगा, कम लगेगा। हम सपोज कर लिए, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ समझिएगा। हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट कर लिए, यहाँ पर सपोज कर लिए, है ना, क्या सपोज कर लिए भाई, ये हम सपोज कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर हम सपोज करने जा रहे हैं, क्या सपोज करने जा रहे हैं, हाँ चलिए देखिएगा। सपोज कर लिए कि A1 जो है वह 100 टाइम्स ऑफ A2 है। सपोज कर लिए कि यहाँ का जो एरिया है, यह एरिया इस एरिया का 100 गुना है। कितना गुना है, 100 गुना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि तब यहाँ से F जो आपका निकलेगा mg इंटू कितना, A2 बाय A1 करेंगे तो क्या होगा, A2 आपका A2 रह गया, A1 आपका 100 A2 हो जाएगा। जो यह कैंसिल आउट हो करके क्या मान मिल गया आपको, देखिए तो आपको यहाँ से मिल गया फोर्स जो मिला mg अपॉन 100 मिला। कितना मिल गया, mg अपॉन 100। हम लोगों ने क्या माना भी कि यह जो एरिया है यहाँ के एरिया का 100 गुना है। कहने का मकसद क्या हो गया, बस समझिएगा ध्यान से। यह जो फोर्स होगा इसका वेट का 100वां हिस्सा आपको लगाएंगे। यहाँ फोर्स कितना लगेगा, इसके वेट का 100वां भाग लगाना पड़ेगा। कहने का मकसद यह है, मान लिए इस गाड़ी का जो वजन है 1000 kg, मान लिए कितना, मान लिए 1000 kg। तो यहाँ पर 1000 रख दीजिए, यहाँ आप कितना रख देंगे, 1000 रख दिए अपॉन 100। तो यहाँ से आपको पता चल गया फोर्स कितना लगेगा, 10 kg। इससे यह पता चल गया कि यदि इसका वजन 1000 हम रखेंगे तो हमको यहाँ फोर्स मात्र 10 kg का ही लगाना पड़ेगा। यदि 1000 का यहाँ पर कोई गाड़ी है तो उसमें आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए मात्र 10 kg का आपको लगाना पड़ेगा। और इतना वेट का आप बैलेंस कर पाएंगे कब, जब यहाँ का एरिया इसका क्या कर लिए, 100 गुना ले लिए। उसी प्रकार आप बदल के आप देख सकते हैं। यदि मान लिया हम गाड़ी का वजन यहाँ हम 100 kg लेंगे, कितना लेंगे, 100 kg। तो यहाँ मात्र हमको क्या होगा, 1 0 हटा दीजिए, यहाँ भी 1 0 हटा दीजिए। यदि 1 0 हटा देंगे, यह 1 0 हट जाएगा, 1 0 हट जाएगा। तो यह 100 kg का वेट को मात्र 1 kg से हम बैलेंस कर पाएंगे। यही आपका पास्कल्स लॉ है। तो प्रेशर समझ गए कितना इंपॉर्टेंस है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक यदि बात समझ में आ गया तो अब हम सिलेबस की ओर जो मेन बातें होगी उस पर हम बढ़ेंगे। जल्दी सब लोग कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल आशीष पीदर से वेरी क्लियर है ना, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है, आगे चलें। जल्दी से कमेंट करके बताइए हाँ या ना, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। क्लियर है ना, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों का। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैसेस पढ़ेंगे, ठीक ना। आपके सिलेबस में जो है गैसेस एक क्वेश्चन का ही सिलेबस है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और इसको हम लोग बहुत कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, समय कम लगेगा और 2 क्वेश्चन आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग गैसेस पे आ गए हैं, जो आपके सिलेबस पर डायरेक्ट बात होगी। ऐसे हम लोगों ने जो भी बात सीखा उसका इनडायरेक्ट रूप में आपको यूज में आएगा, है ना, बिना उसका यूज का आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सारे बेसिक बात को क्लियर किए। अब हम गैसेस पर आ गए, जो आपके सिलेबस में है डायरेक्ट। इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिलेबस एक ही क्वेश्चन का है लेकिन पूछा जाता है आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस लॉ। चलिए इसमें पहले आपका आएगा बॉयस लॉ। चलिए बॉयस लॉ के बारे में कौन बताएंगे? चलिए बॉयस लॉ के बारे में कौन बताएंगे? वेरी फास्ट। एक बार सभी लोग शेयर भी कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर भी कर दिए और लोग पहुंच जाएंगे। देखिए जानना सब कुछ चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। वेरी फास्ट बताइए कौन बताएंगे बॉयस लॉ के बारे में। देखिए हम बता रहे हैं, आप लोगों को समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए गैस लॉ। क्या समझ लीजिए? गैस लॉ, ठीक है ना। कोई भी गैस लॉ जो बना है, गैस लॉ, ठीक है ना, कोई भी गैस लॉ जो बना है वह 4 एलिमेंट्स को ही मिला जुला के बना हुआ है। क्या क्या हुआ? 4 एलिमेंट होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। क्या क्या लिया? बात समझिएगा। प्रेशर, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर और N हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N किसको बता रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। इसी 4 में से किसी 2 को कांस्टेंट करने के बाद आपका रूल बनने लगता है। इस 4 में से किसी 2 को कांस्टेंट करेंगे, कभी बॉयस लॉ बन जाएगा, कभी चार्ल्स लॉ बन जाएगा, कभी कोई और लॉ बन जाएगा। इसमें क्या होगा? 2 को कांस्टेंट करना पड़ता है। अब आप लोग बताइए कि बॉयस लॉ, इसी में 2 को कांस्टेंट करना पड़ेगा, है ना, किसी 2 को। तो बॉयस लॉ यदि हम बात करें तो बॉयस लॉ का डेफिनेशन क्या है? इसका लॉ क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या किसी का जवाब आया? हाँ, आशीष विद्यार्थी बोल रहे हैं PV इक्वल RT, PV इक्वल NRT। ये कहां से आ गया भाई? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द volume of given amount या mass of a gas is inversely proportional to प्रेशर। समझिएगा ध्यान से, एग्जाम में डायरेक्ट आता है ना, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। क्या लिखे हैं? क्या लिखा गया? देखिए, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखा है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट या मास बोलिए, ठीक है ना, ऑफ ए गैस, ठीक है ना, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, या वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट या मास ऑफ ए गैस। वह जो वॉल्यूम होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसका? प्रेशर का होगा, ठीक है ना। कैसे होगा? इस बात को हम यहाँ लेते हैं, सिंबॉलिकली ले रहे हैं, इसमें सिंबल में ले रहे हैं। लेट P be the pressure on the gas of वॉल्यूम भी। क्या माने? P be the प्रेशर मान लिए, है ना, ऑफ ए ऑन द, सॉरी ऑन द के बाद यहां कर लीजिए, क्या गिवन था ना, ऑन द गिवन
मास ऑफ ए गैस भी, किस पर है? गिवन मास भी पर, है ना। या बोल दीजिए कि पी बी द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ ए गैस भी, या आप बोल सकते हैं ऑन ए गिवन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ऑन ए गिवन वॉल्यूम भी लिख दिए, ज्यादा अच्छा होगा। ऑन द गिवन वॉल्यूम, गिवन भी, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या उसका है? भी है। इज क्या होगा? इज बताइए क्या होगा? एट कांस्टेंट एज इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर, देन जो होगा वह कितना होगा? P वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने जा रहा है, किसका? वॉल्यूम का। क्या लिखे समझिएगा? P बी द प्रेशर, P प्रेशर मान ली किस पर? ऑन द गिवन वॉल्यूम भी, ठीक है ना। इज 8, इज यहाँ नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 8 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम भी 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, देन P इनवर्सली हो जाएगा 1/V, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का टेम्परेचर क्या है भाई? वह कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, इसको हम आगे करते हैं। अब इसी को जब आगे करेंगे तो यहाँ से हो गया P इक्वल, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, इंटू 1/V, वेयर K is proportional constant। क्लियर है? तब यहां से आपको मिल गया P भी इक्वल क्या मिला? कांस्टेंट मिल गया। P भी इक्वल क्या मिल गया? कांस्टेंट मिल गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? P1 V1 इक्वल आप लिख दीजिए P2 V2, है ना। इसको जाना जाएगा व्हिच इज, है ना, व्हिच इज मैथमेटिकल, या व्हिच इज PV रिलेशन, या क्या है? PV रिलेशन है ना। इसी को क्या बोला जाएगा? PV रिलेशन बोला जाएगा, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, दोनों बात आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख दिए कि P यदि प्रेशर लिए ऑन गिवन वॉल्यूम V, वॉल्यूम जो V दिया हुआ था 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो P प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम का, तो P इक्वल एक कांस्टेंट आ गया, K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो PV इक्वल क्या आ गया? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि आपको पता चल गया P इक्वल K इंटू 1/V। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम P1/P2 करेंगे तो इधर उल्टा हो जाएगा, V2 अपॉन V1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या P2/P1 लेंगे तो V1/V2 होगा, क्योंकि इनवर्सली हो रहा है। उसी चीज को आप ऐसे लिख पाएंगे, P1 V1 इक्वल लिखा जाएगा P2 V2। इसी को बोला जाएगा PV रिलेशन, या इसको बोल दीजिए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। अब आइए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि यह कैसे होता है। कि हमने क्या किया कि P और V में जब रेसिप्रोकल रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो प्रेशर यदि आप कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और प्रेशर यदि ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कैसे होगा? इस बात को आप लोग समझिएगा यार ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि यह एक बर्तन आपके पास है ना, यह एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमने मान लिया जाए कि यहाँ तक हमने गैस को भरा, गैस यहाँ तक भरा हुआ है, और वह गैस में कितना मॉलिक्यूल्स है? मान लिया आपने 5 मॉलिक्यूल्स डाले, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम ज्यादा कम होगा कंप्रेस करने के बाद, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल होगा वह कांस्टेंट होगा। और यहाँ हम लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम कंप्रेस करने जा रहे हैं हम लोग।
इसको जब कंप्रेस आप करेंगे तो इसको जितना आप कंप्रेस करेंगे उतना क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका कम होगा। यदि कंप्रेस आप नहीं करेंगे इसको, यदि आप इसको लूज कर दें, आप इसको, इस चीज को समझिएगा यहाँ पे, तो आप मान लिया जाए कंप्रेस को आप नॉर्मल कर दें, यहाँ आप लेकर आ जाएं, यहाँ पर लेकर आ जाए, तो आपका यह वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपका 5 ही होगा, 5 ही मोलिक्यूल होगा, है ना, मोलिक्यूल उतना ही होगा। लेकिन यहाँ आपका कंप्रेस करने की, या मान लीजिए इस स्थिति में था, पहले आप मान लीजिए इस स्थिति में था, यह पहला स्टेप हो गया, और जैसे आपने कंप्रेस किया वह इस स्थिति में आ गया, पहले यह वॉल्यूम ज्यादा था, अब यह वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन मोलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट होता है, मोलिक्यूल जो होता है हमेशा कांस्टेंट। यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 ही रह गया, रहना है, ठीक है ना। इसलिए हम शुरू में लिखे थे P, V, T और N, जो N किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है ना। गिवन मास दिया हुआ था, गिवन मास या गिवन अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोलिक्यूल कांस्टेंट। तो यहाँ जितना मोलिक्यूल था वह अभी भी है, इसको कंप्रेस करने के वजह से यह आपका क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। मोलिक्यूल तो उतना ही है, लेकिन पहले इतना वॉल्यूम था, अब यह वॉल्यूम कम हो गया। कब, जब आपने कंप्रेस किया, मतलब आपने प्रेस किया ज्यादा, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। यदि आप वॉल्यूम को ज्यादा कर देंगे या ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर आपका कम होगा। इस वॉल्यूम को हम लोगों ने ज्यादा कर दिया तो प्रेशर आपका क्या हो गया, कम हो गया। बस में रहना। चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को बताते क्या, अब इसमें हम बताने वाले हैं इसका ग्राफ, ठीक है ना। आइए ग्राफ समझते हैं, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ग्राफ पर अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, या पार्ट 3 में हाइड्रोस्टैटिक्स है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से मिलता जुलता चीजें है ना, उसको पढ़ना ही होगा। कब, पार्ट 1 का इंटीग्रल कहाँ से आएगा, अभी सब आएगा, बारी बारी से ना आएगा, एक ही बार कैसे आएगा। आइए अब बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा होगा, PV इक्वल कांस्टेंट, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। इसका देखिए ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग x और y एक्सिस लेते हैं ना, जैसे हम लोग x और y एक्सिस लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने वॉल्यूम लिया और यहाँ पे इसका क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया, इधर वॉल्यूम लिया और इधर क्या हो गया, प्रेशर। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ आपको यू ऐसे नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ नजर आएगा, है ना, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यह जो ग्राफ होगा कैसा, इस तरह के शेप को क्या बोलते हैं, इस तरह के शेप को कोई बता सकते हैं क्या बोला जाता है, कोई बताएंगे, एनीबॉडी, क्या बोला जाएगा, इस तरह के शेप को क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। इसका जो शेप बनेगा इस तरह का बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको बना के भी हम दिखा देते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिया PV इक्वल कांस्टेंट, ठीक ना, तो मान लेते हुआ कांस्टेंट हमने सपोज कर लिया कि 4 है, क्या सपोज कर लिया, 4। अब इससे हम लोग मान निकालते हैं, ग्राफ, यहाँ P लेते हैं, यहाँ V लेते हैं, ठीक है ना। यदि P का मान हम 1 लेंगे तो V का मान 4 हो जाएगा, V का मान 1 लेंगे तो P का मान 4 हो जाएगा, P का मान यदि हम 2 लेंगे तो V का भी मान 2 होगा। यदि हम P का मान 1/2 ले लेंगे, P का मान 1/2 तो V का मान 8 हो जाएगा, बनेगा इस तरह से। या और आगे जाते हैं, और यदि हम यहाँ पर ले लें इसका V का मान 1/2 तो P का मान 8 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 4 रहा है। इसका जब ग्राफ आउट ड्रॉ करके देखिए आपको बात क्लियर हो जाएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। यह आपका जो है, यहाँ पर हम लोगों को लेना है क्या, वॉल्यूम लेना है, और यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात है ना। चलिए अब यहाँ से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, P लेंगे 1, P का मान 1 लिए, V का मान लेंगे 4, तो यह पॉइंट आपको मिलेगा। फिर लेंगे P का मान 4, 3 4, P का मान यह 4 लिए, V का मान 1, तो आपको यह पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। या 1
2 3 4 है, 1 2 3 4 है, क्लियर है। फिर लेंगे 2 2, यह मान 2, यह भी मान मिलेगा आपको 2। फिर क्या मान लेना है, p का मान लेंगे 1/2, तो v का मान 8, बहुत ऊपर चला जाएगा 8, यह पॉइंट हो जाएगा। फिर लेंगे p का मान 8, तो v का मान हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको इसको जब मिलाएंगे तो आपको इस तरह से फिगर बनने वाला है, यह जब मिलेगा तो इस तरह से फिगर बनने वाला है। बना, देखिए मिला फिगर। तो यहाँ से आपको पता चल गया, थी पूछा जाएगा एग्जाम में कि बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी भी का जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, समझिएगा ध्यान से। बॉयल्स लॉ से आपको बताना है कि पी भी का जो ग्राफ होगा वह कैसा ग्राफ होगा, तो आप क्या बताएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है ना, हाइपरबोला, क्लियर है। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलिए यहाँ तक में यदि किन्हीं को किसी तरह का कंफ्यूजन है तो जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। किन्हीं को यदि कोई कंफ्यूजन, प्ले स्क्रीनशॉट आप ले लें, और कंफ्यूजन हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, वेरी फास्ट, क्विक, या ना में जवाब दें आप लोग। जवाब नहीं दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वेरी फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हम लोगों ने ग्राफ सीखा। अब आइए यहाँ पर, अभी हम लोगों ने जो रिलेशन यहाँ निकाला है, हाँ यहाँ रिलेशन निकाल के हम लोगों ने रखा था, क्या रिलेशन, पी वी इक्वल कांस्टेंट, यहाँ आप लिख सकते हैं व्हिच इज बॉयल्स लॉ, यही आपका बॉयल्स लॉ है, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे तो यह पीवी रिलेशन हो गया, या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया। अब इसी वन को हम आगे लेके बढ़ने वाले हैं, नो प्रॉब्लम है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी वन को हम आगे लेके जाने वाले हैं, आराम आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। इस वन को आगे लेके जाएंगे। वन में आपका क्या आ चुका है, पीवी इक्वल के, है ना। चलिए अभी आप लोगों को यहाँ मिल चुका है पी वी इक्वल के, फ्रॉम वन से हम लोगों को पी वी इक्वल आ चुका है के, ये ना है कांस्टेंट, बात क्लियर है। चलिए वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, क्या जानते हैं भाई, कि रो मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है कि रो इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यदि हम यहाँ से आपसे पूछें कि v कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, तो v का मान होगा मास अपॉन डेंसिटी, क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। इसको पुट कर दीजिए इसमें, है ना, तब ये आपका हो जाएगा फ्रॉम वन, या लिखे, ठीक है, इसमें रख दीजिए मान, इसलिए आपका होगा पी वी, है ना, पी वी, बी की जगह कितना रखा जाएगा, m अपॉन रो, है ना। कहने का मेरा मकसद यह था कि यह इक्वेशन आपका क्या वहां पर 1n है, आप सीधा इसको 1 ही रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इस इक्वेशन को वहां से ला के दिखा दिए यहाँ पर, 1 इक्वेशन जो हम माने हैं उसी को रहने दीजिए, ठीक है। वी नो दैट रो इक्वल m बाई वी, v इक्वल इतना है। अब यह फ्रॉम 1 कर दीजिए, अब यहाँ क्या किया जाएगा, फ्रॉम 1, पी वी की जगह m बाय रो लिख दिए, इक्वल कितना, कांस्टेंट। अब देखिए बेहतरीन रिलेशन यहाँ आने वाला है, यहाँ से आपको p निकल जाएगा कितना बताइए, तो यहाँ से p निकलेगा रो अपॉन m, सॉरी ठीक है, यहाँ से निकलने जा रहा है रो इंटू m के, सॉरी k बाय m, सॉरी कितना आ जाएगा, k अपॉन m, है ना। अब यहां से हम लोग को पता चल रहा है कुछ, क्या पता चल रहा है भाई, कि P इक्वल हो गया रो K बाय M हो गया, तो P इक्वल हम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं K डाइस, जहां वेयर हो गया K डाइस इक्वल K अपॉन M। देखिए तो, क्योंकि देखिए K तो आपका कांस्टेंट पहले से लिए हुए हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है K, और M क्या है, मास, m क्या है, मास, और आपको डिफिनेशन में दिया हुआ है कि m आपका कांस्टेंट है। देखिए m के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर ही लिखा हुआ है, शुरू में क्या लिखे हैं, देखिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट मतलब मास, है ना, ऑफ गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। चलिए तो वह यहाँ कांस्टेंट कर दिए,
तो यहां पता चला आपको कि यह दोनों आपका कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, इसका नाम k डाइस दे दिए, वो भी कांस्टेंट होगा। यहां से आपको यह पता चल गया कि p जो होगा वह इनवर्सली p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो का। P क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो का। बात समझ पा रहे हैं ना? चलिए इसको क्या बोला जाएगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो का, ठीक है ना? हाँ, इससे क्या पता चला कि यहाँ आपका जो टेम्परेचर कांस्टेंट पर यह प्रेशर जो हो गया वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? डेंसिटी का होगा, है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट पर जो हो गया प्रेशर जो हो गया वह क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी का। तो इसको लिख दीजिए, हेंस टेम्परेचर remaining same, hence some temperature remaining same, then pressure of given mass of a gas is directly proportional to density। ठीक है, क्या लिखे? हेंस टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। यदि टेम्परेचर को आप सेम रखेंगे, टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, किसी गैस का जो मास आपका गिवन रहेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? टू डेंसिटी का। बात क्लियर है यहाँ तक? टू डेंसिटी है या टू प्रोपोर्शनल इट्स डेंसिटी कर दीजिए, इट्स डेंसिटी कर दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से यहाँ ले लीजिए। यहाँ से पता चल गया, इसको इसका नाम डाल दीजिए इक्वेशन कितना? 2, इक्वेशन 2, ठीक है ना? ऐसे यहाँ इक्वेशन या 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इक्वेशन 1 हम लोग का वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमको समझने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए लिख कर हम यहाँ लाए हैं, क्योंकि यह जो इक्वेशन 1 है, यह 1 इक्वेशन ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम समझने के लिए उसको उठा करके हम क्या किए? यहाँ पर लेकर आए हैं। बात समझ पा रहे हैं ना जो हम बताना चाह रहे हैं? ठीक है ना? तो यहाँ लेकर आगे ताकि हमको समझाने में सहूलियत हो। तब बताए वी नो डैट रो इक्वल m बाय v, तो v यह निकल गया, इस v को इसमें पुट कर दिए तो यह रिलेशन आया, और k भी कांस्टेंट, m भी मास कांस्टेंट, तो यह मिला, तो यह मिल गया। हेंस यहाँ से पता चल गया कि हम लोग टेम्परेचर तो कांस्टेंट शुरू से ही रख रहे हैं। हेंस टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, pressure of given mass of a gas is directly proportional its density। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस लॉ को क्या बोला जाता है? इस लॉ को कोई बताएंगे क्या बोला जाएगा? इस लॉ को क्या बोला जाता है? चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिस लॉ is known as Moretti's लॉ। ठीक है ना? चलिए इसका ले लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद रिमार्क लिख लीजिए, रिमार्क। ठीक है ना? इसी का नाम है मोरेट्टीज लॉ। ठीक है ना? आइए रिमार्क में अब चलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला लॉ आप लोग लिखिए, पहला लिखिए रिमार्क में कि पीवी इक्वल यदि कांस्टेंट है, ठीक है ना? पीवी इक्वल क्या है? कांस्टेंट। इसको तो हम लोग बॉयल्स लॉ हम लोग बोले हैं, कि यह बॉयल्स लॉ हम लोग बोले हैं। इसी को जाना जाता है इज
known as isothermal इक्वेशन। क्या बोला जाएगा इसको? आइसोथर्मल इक्वेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब हो गया समतापीय, समान ताप। आइसोथर्मल इक्वेशन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि समान ताप की बात हो रही है। आइसोथर्मल मतलब समान ताप, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन एज आइसोथर्मल इक्वेशन ही बोला जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? दूसरा जो हम लोगों ने निकाला, P प्रोपोर्शनल रो इज नॉन एज जो यहां लिख ही दिए हैं, मोरेटिज लॉ। ठीक है ना? उसके बाद एक और लिख लीजिए रिमार्क, तीसरा रिमार्क। ठीक है ना? तीसरा रिमार्क क्या होगा? यदि कोई गैस बॉयल्स लॉ को होल्ड करता है, बॉयल्स लॉ उसमें यदि लग रहा है, इसका मतलब होगा आइडियल गैस होगा, है ना? ठीक है ना? यदि बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? वो आइडियल गैस होगा। ठीक है ना? ये इसको लिख दीजिए, इसमें तीसरा लिख लीजिए, ए गैस ओबे बॉयल्स लॉ is Boyle's law, then the gas is ideal। आइडियल गैस। ठीक है? यदि कोई गैस ओबे कर रहा बॉयल्स लॉ को, देन द गैस इज एन आइडियल गैस। उस गैस को क्या बोला जाएगा? आइडियल गैस। ठीक है ना? सुनिए, परफेक्ट ना, परफेक्ट गैस लिखना होगा। रुकिए, आइडियल है, परफेक्ट होगा। ए गैस ओबे बॉयल्स लॉ इज नॉन एज परफेक्ट गैस। ठीक है ना? आइडियल की हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? ओके। चलिए, यहां तक समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यह रिमार्क को आप लोग नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगा और सवाल में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो पहला बात हम लोगों का कंक्लूजन आया, पीवी इक्वल के उसको बॉयल्स लॉ बोलते ही हैं, उसको और जाना गया आइसोथर्मल इक्वेशन के नाम से। यदि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो है, उसको बोला जाएगा मोरेटिज लॉ। और ए गैस ओबे बॉयल्स लॉ, यदि बॉयल्स लॉ को कोई गैस ओबे करता है तो उसको जाना जाएगा किससे? परफेक्ट गैस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हर पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए हर पॉइंट को जानना जरूरी है। इसलिए भी हम थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बात क्लियर है ना? चलिए, किन्हीं को दिक्कत हो जल्दी से कमेंट करके हम बता दें। ठीक है? जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और देख लेंगे हम लोग क्या क्या आज पढ़े, भी सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया शुरू से, हाँ यहाँ से स्टार्ट किए थे कि प्रेशर के बारे में बताया गया। प्रेशर को आप कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बताए, उसमें कुछ रिमार्क आया, इसको आप लोगों को नोट करवाए। उसके बाद फिर बताया गया एग्जाम्पल के थ्रू। फिर पास्कल्स लॉ को भी हम बताए आप लोगों को, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें हम लोगों ने देखा कि कम फोर्स से हम ज़्यादा फोर्स वाले को कैसे रोक सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़े, गैस को स्टार्ट किए। इसमें बॉयल्स लॉ को पढ़े कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था प्रेशर का, है ना। इससे हम लोगों ने कंक्लूजन, आपको एग्जाम में आता है डिफाइंस बॉयल्स लॉ या व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ और डिफाइंड रिलेशन बिटवीन देम, है ना। बहुत तरह क्वेश्चन आता है।
तो इसको हम लोगों ने पढ़ा, इससे हम लोग का एक रिलेशन यह निकला, इसको बोला गया व्हिच इज बॉयल्स लॉ, और इस तरह से यदि लिख दिया जिसको पीवी रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, यह मैथमेटिकल फॉर्म हो गया बॉयल्स लॉ का, ठीक है ना। चलिए उसको हम यहाँ एग्जांपल से भी आपको समझाए, उसी को ग्राफ से भी आप लोगों को बताया गया। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़े, फिर उस रिलेशन को जब आगे हम लोग किए तो आपको यह बात आया, क्या आ गया यहाँ से कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो का आ गया, और इस प्रकार से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए। बात क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थ्योरी को भी लिखने का आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, वो आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसकी चिंता एकदम नहीं करना आप लोगों को, सब ठीक है ना। चलिए आज की इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन पुनः मिलेंगे इसी उत्साह के साथ। आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे जुड़ पाएंगे, ठीक है, ओके बाय।